आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे इनैंशियोमर्स। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, कायरल मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा था और ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक किया था कि कैसे हम एक मॉलिक्यूल को देख के बता सकते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। आज इस वीडियो में हम ये देख के बताएंगे कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स बनाएगा या नहीं बनाएगा, और उसको हम कुछ और के साथ जैसे डाइस्टीरियोमर्स और मीजो कंपाउंड्स के साथ कंपेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि इनैंशियोमर्स क्या होता है। इनैंशियोमर्स को समझने के लिए जो ये 2 पॉइंट्स है डेफिनेशन के लिए, सबसे पहले हमें उसे पॉइंट को देखना है, फिर उसको किस रेफरेंस में समझना है वो चीज़ हम समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इनैंशियोमर का ये है कि ये क्या बनाता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। ये कैसे होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल। दूसरा पॉइंट ये है कि ये क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं बनाती हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने लिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मैंने बनाया। इसका मिरर इमेज, जैसे कि अगर मैं इसका मिरर इमेज बना देती हूँ, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो मिरर इमेज होता है उसमें हम टॉप और बॉटम सेम रखेंगे, सिर्फ लेफ्ट और राइट का चेंज आ जाता है, और वो भी कितने से आता है, 180 डिग्री से। तो यहाँ फ्लोरीन सेम रहेगा, ब्रोमीन सेम रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोडीन, और यहाँ पे क्या आ गया, क्लोरीन। अब क्या हमें बताना है कि ये पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स है या नहीं है। तो अगर सिर्फ इतने डेफिनेशन से बताया जाए तो मे बी आप डाउट में रह सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप देख के जो बोलो आपका आंसर वही हो। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक एग्जाम्पल टार्टरिक एसिड का जो एग्जाम्पल होता है उसमें कायरल एटम होने के बावजूद भी वो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो उस चीज़ को हमने कैसे दूर किया था, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री को देख के। वैसे यहाँ पे कोई चीज़ है, कुछ पॉइंट्स है जिन्हें हमें देख के उसको इम्प्लीमेंट करके फिर हमें बताना होगा कि हाँ ये पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स है या नहीं है। तो इस चीज़ को समझने के लिए कि ये इनैंशियोमर्स है या नहीं है, उस चीज़ के लिए हम एक और चीज़ समझेंगे जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, RS कन्फिगरेशन। क्या बोलते हैं हम इसे, RS कन्फिगरेशन। अब RS कन्फिगरेशन में जो R स्टैंड करता है उसका मतलब क्या होता है, R का मतलब यहाँ पे क्या है, रेक्टस। रेक्टस का मतलब क्या होता है, राइट, और राइट का मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि क्लॉकवाइज। यहाँ पे राइट किस रेफरेंस पे बोला गया है, क्लॉकवाइज। और S जो है यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट, क्या S का मतलब क्या होता है यहाँ पे, सिनिस्टर। इसका मतलब होता है लेफ्ट, मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब हमें देखना है कि RS कॉन्फ़िगरेशन में होता क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है। तो अगर किसी बच्चे को नहीं भी आता है कोई चीज़, जैसे कि अगर उसे RS कॉन्फ़िगरेशन पूरा नहीं पता है कि उसमें कैसे हम एटम्स को प्रायोरिटी देते हैं, तो अगर वो सिर्फ इतना पोर्शन वीडियो ही पूरा देख ले तो उसे RS कॉन्फ़िगरेशन भी अच्छे से समझ आ जाएगा, और उसे कैसे इनैंशियोमर में इम्प्लीमेंट करके इनैंशियोमर बताना है वो भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कुछ बातें हैं जो हमें समझनी है। RS कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा रूल लगता है, CIP रूल लगता है। अब ये CIP रूल ये कहता है कि जो भी एटम की नंबरिंग होती है वो हम हमेशा किस हिसाब से करते हैं, उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। मतलब नंबरिंग ऑफ एटम किस प्रायोरिटी में करना चाहिए। मतलब अगर हम इस वाले मॉलिक्यूल्स में RS कॉन्फ़िगरेशन लगाएंगे तो हम इन एटम्स में से किसको फर्स्ट नंबर देंगे, किसको सेकंड नंबर देंगे, वो हम किस चीज़ से डिसाइड करेंगे, उसके एटॉमिक नंबर से। तो यहाँ पे क्या बोला है, प्रायोरिटी किसके बेसिस पे होना चाहिए, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा उसको उतना पहला नंबर मिलेगा। अगर हम इसमें देखें तो आयोडीन यहाँ पे सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा तो 1, सेकेंड नंबर किसको मिलेगा, 2 ब्रोमीन को, थर्ड नंबर इसको, और फोर्थ नंबर क्या होगा, फ्लोरीन को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से RS कॉन्फ़िगरेशन इम्प्लीमेंट होता है। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये जो डंडे डंडे बना रखे ये क्या है, इसे केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, फिशर प्रोजेक्शन। मतलब ये है
कि अगर एटम्स ऐसे इस तरीके से अरेंज है, ऐसे दो लाइंस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस पे अगर अरेंज है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिशर प्रोजेक्शन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फिशर प्रोजेक्शन। और एक होता है डैश एंड वेज, जो बहुत बच्चों ने सुना होगा। डैश वेज में क्या होता है, डैश और वेज होता है एक। अब डैश वेज में क्या होगा, ये हो गया हमारा डैश और ये होता है हमारा वेज। जो डैश होता है ना वो क्या होता है, ऑब्जर्वर से अवे होता है, मतलब ये अगर कोई सामने से देख रहा है तो वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो डैश क्या होता है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। और वेज क्या होता है, टूवर्ड ऑब्जर्वर। ये क्या होता है, टूवर्ड ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की तरफ। तो यहाँ पे एक होता है डैश एंड वेज तरीका, मतलब एटम्स को इस तरीके से भी डैश और वेज पे भी अरेंज किया जा सकता है। और एक होता है फिशर प्रोजेक्शन। अब फिशर प्रोजेक्शन को समझने के लिए याद रखना होगा, अगर ज़्यादा डाउट है तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ये जो वर्टिकल लाइन थी उसमें वो किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, डैश, और वो हमेशा क्या होता है, ऑब्जर्वर से पीछे की तरफ होता है। तो यहाँ पे ये याद कर लो, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल क्या होता है, अवे होगा। वर्टिकल कैसा होगा, अवे होगा। और ये जो हॉरिजॉन्टल है वो क्या होगा, टूवर्ड ऑब्जर्वर होगा। तो हम इसे इस तरीके से देख सकते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट है जो कि हमें समझना होगा। वो पॉइंट क्या है कि जो भी लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आते हैं, मतलब यहाँ पे जब मैंने इस एटम में नंबरिंग की तो मेरे पास लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप क्या आया, फ्लोरीन आया। CIP रूल ये कहता है कि जो भी लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होते हैं ना वो हमेशा कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, वर्टिकल पे। मतलब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमेशा कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, हमेशा किधर प्रेजेंट होना चाहिए, शुड बी प्रेजेंट ऑन, कहाँ, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन कह लो, या फिर क्या होना चाहिए, मतलब अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अगर ऐसा नहीं है, जैसे कि यहाँ पे तो फ्लोरीन का है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप किस पे प्रेजेंट है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, क्योंकि मैंने बताया वर्टिकल लाइन क्या होता है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता कि हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ प्रेजेंट हो जाए, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी किधर आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल पे, तो हमेशा याद रखना होगा हमें कि अगर हमारा कॉन्फ़िगरेशन R आ रहा है तो वो R ना आके हम उसे क्या बोलेंगे, S, और अगर S आ रहा है तो S ना आके वो क्या बन जाएगा हमारा R, मतलब हम उसका उल्टा कर देते हैं। तो ये बस हमें RS कॉन्फ़िगरेशन में इतनी सी ही बातें याद रखनी है। तो अब हम इसमें अप्लाई करेंगे RS कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे मैंने नंबरिंग कर दी। अब अगर मैंने यहाँ पे नंबरिंग की तो मुझे मूव करना कैसे, हमेशा RS कॉन्फ़िगरेशन में 1 2 3 4 ऐसे मूव करो। तो फर्स्ट से सेकंड की तरफ, सेकंड से थर्ड की तरफ, थर्ड से फोर्थ की तरफ। तो अगर मैं ऐसे मूव कर रही हूँ तो हम देखेंगे कि इस तरीके से मूव करने पे ये कौन सा डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। और बताया था एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या आएगा, S, मतलब ये जो एटम्स अरेंज है ये किस तरीके से अरेंज है, S, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, S। अब हमें इसके मिरर इमेज का कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है, तो यहाँ पे भी हम सेम चलेंगे, वही जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसको पहला नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा 1, सेकेंड किसको मिलेगा 2, 3, फोर्थ हमारा, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पर प्रेजेंट है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भी हम चलते हैं, अगर फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ। तो अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। तो क्लॉकवाइज किसको रिप्रेजेंट करता है, R, तो यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, R। तो हम क्या बोलेंगे, अब हमें बताना है कि ये एक दूसरे के मिरर इमेज है कि नहीं।
तो एक बात हमेशा याद रखो कि अगर हमें कोई भी मॉलिक्यूल अगर दिया गया है तो हम उसे ऐसे नहीं बता सकते कि वो इनैंशियोमर्स है कि नहीं जब तक हम उसमें अपना आरएस कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई ना करें। अगर हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन उस मॉलिक्यूल में अप्लाई करते हैं और अगर हमें ये दिखता है कि एक का कॉन्फ़िगरेशन अगर S आ रहा है और उसके मिरर इमेज का कॉन्फ़िगरेशन अगर R आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। मतलब इस केस में आप इसे मिरर इमेज कह सकते हो। तो यहाँ से हम क्या बात कंक्लूड करेंगे कि हम मिरर इमेज किसी भी मॉलिक्यूल को कब कहेंगे, जब किसी एक का कॉन्फ़िगरेशन अगर S है तो उसका मिरर इमेज का कॉन्फ़िगरेशन R आना चाहिए, और अगर किसी एक मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन अगर R है तो उसका मिरर इमेज का कॉन्फ़िगरेशन कैसा आना चाहिए, S। तो उसी केस में हम क्या बोलेंगे कि ये पेयर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज है। और यहाँ पे इसका मतलब इनैंशियोमर का सेकेंड पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है। अगर मान लो इसका S आ रहा है और इसका मिरर इमेज का भी अगर क्या आ जाता है, S ही आ जाता, तो हम क्या बोलते हैं, दे आर नॉट मिरर इमेज। ये एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज नहीं है इस केस में। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट है तो ये मिरर इमेज आ रहा है। तो इस तरीके से हम देख के बताएंगे कि कोई मॉलिक्यूल एक दूसरे का मिरर इमेज होगा या नहीं होगा। अब पहले पॉइंट को समझेंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल। नॉन सुपर इम्पोजिबल भी हम कैसे चेक करेंगे। अब वो सब चीज़ें हमें नहीं करनी है कि एक मॉलिक्यूल को उठा के दूसरे पे रखो, दूसरे को पहले पे रखो, ये चीज़ नहीं करनी है। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, कायरल और अकायरल मॉलिक्यूल। कायरल कौन होते हैं, जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। कायरल कौन थे, जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल थे। कौन थे, नॉन सुपर इम्पोजिबल। अच्छा, हमने क्या देखा था कि वो एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोज इसीलिए करते थे क्योंकि कायरल मॉलिक्यूल में क्या था, सिमेट्री प्रेजेंट नहीं थी इसका। और कौन सी सिमेट्री की हम बात कर रहे थे, दो पर्टिकुलर सिमेट्री की बात कर रहे थे, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल होने की वजह से इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों ही एब्सेंट था। तो इसका मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं कि नॉन सुपर इम्पोजिबल को चेक करने के लिए हम उसमें क्या देख ले, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर ये दोनों चीज़ नहीं है तो इसका मतलब है कि वो एक दूसरे पे क्या होंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे। और मिरर इमेज को देखने के लिए हम क्या देखेंगे कि अगर एक का कॉन्फ़िगरेशन S आ रहा है तो दूसरे का R आना चाहिए, और एक का अगर R आएगा तो पहले का S आना चाहिए। कुछ भी चेक कर सकते हैं हम। अगर सेम आएगा तो हम क्या बोलेंगे कि वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। तो हमें अब ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका है। डेफिनेशन क्या कहता है कि डेफिनेशन ये कहता है कि इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स विच आर पहला पॉइंट ये होगा नॉन सुपर इम्पोजिबल। दूसरा पॉइंट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ये है इनैंशियोमर का डेफिनेशन। अब कुछ को ये नहीं पता होगा कि स्टीरियो आइसोमर्स कौन होते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स वो होते हैं, मतलब वही चीज़, आइसोमर्स तो ये एक दूसरे के हैं ही बिकॉज इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इनका स्ट्रक्चर सेम है। स्टीरियो का मतलब क्या है कि इनका स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। ये सिर्फ एक दूसरे से किस रिस्पेक्ट में डिफर करते हैं, डिफर इन अरेंजमेंट डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम, अरेंजमेंट ऑफ एटम। जैसे हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं इनैंशियोमर के लिए। सेकेंड एग्जांपल हम देखें तो हम बना रहे हैं COOH OH CH2 OH और ये क्या हो जाएगा H। तो इसका अगर मुझे मिरर इमेज बनाना है तो मैं कुछ ऐसा बनाऊंगी। इसका मिरर इमेज ऐसे बन जाएगा, ऊपर वाला सेम रहेगा COOH, नीचे वाला क्या हो जाएगा CH2OH। क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH इधर आ जाएगा
और H क्या होगा, इधर आ जाएगा। अब हमें फिर से चेक करना है कि ये मॉलिक्यूल पेयर ऑफ इनैंशियोमर फॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इसमें देखें तो अब हम फिर से RS कन्फिग्रेशन का CIP रूल लगाएंगे। तो CIP रूल के हिसाब से एटॉमिक नंबर किसका सबसे ज़्यादा है उसको हम सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे। तो हमें देखना है सबसे फर्स्ट एटम, देखो यहाँ पे फर्स्ट एटम कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन तो सबसे लीस्ट है, उसे हम छोड़ ही देते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन को पहला नंबर देंगे। अब दूसरा नंबर किसको दे, इसको कि इसको? तो क्या करेंगे हम, अगर हमारा फर्स्ट एटम सिमिलर है, इसमें भी कार्बन इसमें भी कार्बन, तो हम सेकेंड एटम को देखेंगे। यहाँ पे सेकेंड एटम क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या है, पहला कार्बन है, दूसरा ऑक्सीजन होगा, लेकिन फिर हाइड्रोजन है। ओवरऑल कंपेयर करोगे एटॉमिक नंबर इसका ज़्यादा आएगा, तो सेकंड नंबर इसको मिलेगा, थर्ड नंबर इसको मिलेगा, फोर्थ इसको मिलेगा। तो फोर्थ करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब हम अगर यहाँ से चले तो 1 2 3 हम 4 को क्रॉस करके जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे मूव करेंगे, इस तरीके से। तो हम ये कौन सा मूवमेंट कर रहे हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, एस। तो ये क्या होगा, एस नहीं, ये एस नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया कि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को कहाँ होना चाहिए, वर्टिकल लाइन पे। अगर ये एच यहाँ या यहाँ होता तो ये एस ही रहता, लेकिन क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल पे आ गया है तो हम एस ना मान के इसका कन्फिग्रेशन क्या मानेंगे, आर। तो ये एस ना होके क्या हो जाएगा, आर। इस मॉलिक्यूल का कन्फिग्रेशन आर होगा। सेम यहाँ पे चले तो फिर से 1 सेकेंड नंबर, 2 इसको, 3 इसको, फोर्थ इसको। तो मूव कैसे करेंगे, ऐसे। तो ऐसे मूव कर रहे हैं, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या कन्फिग्रेशन आना चाहिए, आर। लेकिन आर नहीं मानेंगे बिकॉज हाइड्रोजन लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन कौन सा लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आर ना मान के क्या हो जाएगा, एस। तो बिकॉज यहाँ पे एक का कन्फिग्रेशन आर है, दूसरे का एस है, तो ये एक दूसरे पे क्या है, मिरर इमेज फॉर्म कर रहे हैं। और अगर दोनों ही मॉलिक्यूल को देखें तो दोनों में ही कोई सिमेट्री नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था अगर चारों एटम डिफरेंट होंगे तो वो कायरल मॉलिक्यूल है, और अगर वो कायरल है तो उसमें सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा। तो इनमें ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है, दोनों ही मॉलिक्यूल में। और ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट कन्फिग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स। तो इसका मतलब हम इसे क्या बोलेंगे, ये क्या है, इनैंशियोमर्स। अब हम इनैंशियोमर का एक और एग्जाम्पल लेंगे जिसमें कि हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे CH3 है, CH3 OH OH H और H। ये रहा हमारा एक एग्जाम्पल। मैं हर टाइप में एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर दे रही हूँ ताकि CIP रूल भी पूरी तरीके से क्लियर हो और कैसे किस में क्या पहचानना है वो भी सबका क्लियर हो। तो यहाँ पे क्या है कि अब हमें देखना है कि यहाँ पे ये बताना है कि इसका मिरर इमेज जो बना है तो ये दो पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के इनैंशियोमर्स होंगे या नहीं होंगे। तो हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे। मिरर इमेज क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, ऊपर सेम नीचे सेम, CH3 सेम, CH3 सेम, क्या हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, H इधर होगा, OH इधर होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे OH होगा। अब हम फिर इसमें RS कन्फिग्रेशन लगाएंगे। तो हम अगर RS कन्फिग्रेशन लगाए तो इंडिविजुअली सब पे लगाना होगा। पहले हम इस वाले कार्बन एटम के लिए RS कन्फिग्रेशन लगाएंगे। तो सबसे पहला हम किसको नंबर देंगे, ऑक्सीजन को, क्योंकि वो कार्बन के कंपैरिजन उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर आया। अब सेकेंड नंबर देने पे लिए जब हम जाएंगे ऐसे मॉलिक्यूल में तो यहाँ पे ये एक पॉसिबिलिटी, ये एक पॉसिबिलिटी है। इस कार्बन से ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, लेकिन इस कार्बन से यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन ग्रुप लगा है। तो इसका मतलब इस वाले कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा एज कंपैरिजन टू दिस। तो हम सेकेंड नंबर किसको देंगे, यहाँ पे इसको। तो सेकेंड इसको आएगा, थर्ड इसको आएगा। अब हम फोर्थ यहाँ पे आ रहा है, फिर हम मूव करते हैं 1 2 3। तो अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या था, एस कन्फिग्रेशन, लेकिन एस आएगा नहीं क्योंकि हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल पे। तो एस ना आके इसका कन्फिग्रेशन क्या आएगा, आर। अच्छा, ऐसे मॉलिक्यूल में हम अपर साइड लोअर साइड, अपर साइड लोअर साइड दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो फिर अब हम अगर यहाँ आते हैं
तो फिर से शुरू करते हैं। ये नंबर 2 अभी मैं हटा दे रही हूँ। यहाँ पे शुरू करेंगे तो फर्स्ट, अब फिर से इस कार्बन के लिए 2 ऑप्शन है, ये और ये, तो ये और ये, तो ये वाला सेकेंड नंबर आ जाएगा, क्यू बता दिया है मैंने। थर्ड ये आएगा। तो अब अगर हम मूव करें तो 1 2 3, फोर्थ को हम क्रॉस करके चल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अगर हम ऐसे चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस, लेकिन एस नहीं आएगा बिकॉज लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे प्रेजेंट है। क्या आ जाएगा, आर। तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के लिए अपर साइड में आर कन्फिग्रेशन है, नीचे साइड में भी क्या है, आर कन्फिग्रेशन। अब हम क्या देखेंगे, इसके लिए देखेंगे तो फिर से वही चीज, फर्स्ट इसको मिलेगा, सेकंड इसको मिलेगा, थर्ड इसको मिलेगा। तो 1 2 3, इसका मतलब ऐसे चल रहे हैं, तो ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज मतलब आर, लेकिन आर नहीं आएगा, एस आएगा। तो फिर से अब इसके लिए करेंगे तो ये 2 नंबर हम हटा देते हैं। क्या होगा, फर्स्ट, फिर सेकंड नंबर किसको मिलेगा, सेकंड, थर्ड। तो 1 2 3 ये कैसे चल रहा है, इस तरीके से। ये क्या है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब आर, लेकिन आर नहीं होगा, क्या आएगा, आर नहीं होगा, एस होगा। तो इसका मतलब क्या ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के मिरर इमेज है कि नहीं है, हम चेक करेंगे। तो हमने ये देखा कि इसका अपर साइड का आर आया है, नीचे साइड का आर आया है, और इसके लिए इसका कन्फिग्रेशन ऐसा आया, इसके लिए इसका कन्फिग्रेशन ऐसा है। इसका मतलब सही है, आर का मिरर इमेज ऐसी ही होता है, और आर का मिरर इमेज यहाँ पे भी एस बना है। इसका मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल जो है वो मिरर इमेज वाली क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। पहली बार, और पहला पॉइंट चेक करेंगे क्या एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री कुछ भी एक देख लो। तो बिकॉज इसमें सारे एटम्स डिफरेंट होंगे, हमें दिख रहा है हम कहीं से भी कट करें तो इसमें सिमेट्री नहीं है। तो बिकॉज इसमें POS और COS भी नहीं है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएंगे, दे आर अ पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स। इसका मतलब ये क्या है, दे आर अ पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स। तो आई थिंक अब आप देख के बता सकते हो कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल अपने मिरर इमेज के साथ इनैंशियोमर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये चीज़ें ध्यान में रख के। अब हमें इनैंशियोमर्स का कुछ डेफिनेशन याद रखना है, बिकॉज ये सेम ही मॉलिक्यूल होता है, तो इसीलिए इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होता है, सेम होता है। दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ भी ले लो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, कुछ भी, दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। और बिकॉज इनका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, इसीलिए इनको अलग करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं अप्लाई कर सकते हैं। क्यों, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर कोई दो, अब क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होने का मतलब क्या, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होगा। तो अगर दो किसी मॉलिक्यूल के बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम होते हैं तो उनके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड अप्लाई नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे कैन नॉट सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तीसरा पॉइंट ये आएगा कि ये एक दूसरे से सिर्फ इस रिस्पेक्ट में डिफरेंट होते हैं कि अगर एक प्लेन पोलराइज लाइट को राइट रोटेट करेगा तो दूसरा प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट रोटेट करेगा। मतलब दे डिफर ओनली विथ रिस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, डिफर विथ रिस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। अब ऐसा बिल्कुल ध्यान में मत रखना कि R है तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और S है तो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ऐसा कहीं फिक्स नहीं है। कौन किसको कैसे रोटेट करेगा वो हम एक्सपेरिमेंटली ही बता सकते हैं। तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट हमें याद रखने हैं। एक और पॉइंट ये है कि जो इनैंशियोमर्स होता है वो कायरल मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी है। मतलब इनैंशियोमर्स हम जिसके भी बीच में इनैंशियोमर्स का पेयर निकालेंगे ना, वो जनरली उसमें कायरल मॉलिक्यूल का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये कार्बन भी कायरल है, बिकॉज यहाँ पे मिथाइल हाइड्रोजन OH और ये दूसरा ग्रुप लगा है। यहाँ पे भी कायरल मॉलिक्यूल है, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। तो ये इनैंशियोमर्स क्या होता है, कायरल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कायरल मॉलिक्यूल।
ये बात याद रखना है। और एक और बात याद रखना है कि इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू इनैंशियोमर्स गिव रेसिमिक मिक्सचर। अगर हम इन दोनों का मिक्सचर ले ले तो वो क्या देगा हमें, रेसिमिक मिक्सचर। मतलब हम क्या बोलेंगे, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर्स क्या देगा, रेसिमिक मिक्सचर। तो अगर हम इनके इक्विमोलर परसेंटेज ले ले, मतलब 50% ये ले ले 50% ये ले ले और दोनों को एक साथ अगर ले तो वो क्या बनाते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बनाते हैं। और एक बात याद रखना होगा कि जो रेसिमिक मिक्सचर होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। वो कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। खुद से समझ लो क्यों, क्योंकि ये रेसिमिक मिक्सचर बनता कैसे है, बाय टेकिंग इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स की क्या प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी थी कि एक लाइट को अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा उसके ऑपोजिट ही रोटेट करेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो दोनों के रोटेशन एक दूसरे को ओवरऑल अगर देखा जाए तो कैंसिल आउट कर देंगे। इसीलिए रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। लेकिन सेपरेट इनैंशियोमर्स अगर लिए जाए तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ये इनैंशियोमर्स का डेफिनेशन है। अब हम दो चीज़ और पढ़ेंगे, डायस्टीरियोमर्स और मीजो कंपाउंड, और पहचानेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल इनैंशियोमर्स का पेयर है, कौन सा मीजो कंपाउंड है और कौन सा डायस्टीरियोमर्स है। तो अब हम देखेंगे कि डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं और मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो पहले हम डेफिनेशन देखेंगे डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स में ये बात याद रखो कि पहला एक चीज़ सेम है इनैंशियोमर की तरह कि ये भी क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल। नॉन सुपर इम्पोजिबल। अब नॉन सुपर इम्पोजिबल होने का क्या मतलब है, आई थिंक अब समझ चुके होंगे कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होना चाहिए और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये होता है, ये इनैंशियोमर से थोड़ा सा अलग होता है। इनैंशियोमर्स में क्या था कि वो एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए, लेकिन डायस्टीरियोमर्स में नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अब मिरर इमेज नहीं होने का मतलब क्या है कि अगर एक आर है, अगर एक आर कन्फिग्रेशन आता है मॉलिक्यूल में तो दूसरा भी आर आ जाए, या तो अगर एक एस आता है तो दूसरा भी एस आ जाए। अच्छा, इसमें भी एक बात याद रखना है कि इसमें भी दो कायरल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 कायरल एटम प्रेजेंट। तो ये था हमारा डायस्टीरियोमर्स का डेफिनेशन। अब हम डेफिनेशन देखेंगे मीजो कंपाउंड का। मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड में क्या होता है, दे एग्जिस्ट इन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। ये किन में पाए जाते हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में होते हैं। मीजो कंपाउंड्स हम किस में देखेंगे, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। लेकिन पहचानेंगे कैसे कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में ऐसा क्या होगा कि हम उसे बोलेंगे कि वो मीजो कंपाउंड है। तो ये चीज़ है कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होना चाहिए विथ ऑपोजिट कन्फिगरेशन, विथ ऑपोजिट कन्फिगरेशन। और एक बात ये याद रखनी है कि ये जो होते हैं ना, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं वो अभी हम समझेंगे। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं और एक्सप्लेनेशन में बुक्स में लिखा होता है ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। तो ये है हमारा क्या, मीजो कंपाउंड। और यहाँ पे एक और बात याद रखना है कि मीजो कंपाउंड में 2 या मोर देन 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट हो सकता है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 और मोर देन 2 कायरल कार्बन। . 2
तो ये है डायस्टीरियोमर्स और मीजो कंपाउंड का डेफिनेशन। इनैंशियोमर का आई थिंक याद रहेगा कि इनैंशियोमर में ये पहला पॉइंट सेम रहता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल, लेकिन डायस्टीरियोमर से सिर्फ इस रिस्पेक्ट में डिफरेंट होता है कि वो मिरर इमेज होते हैं, डायस्टीरियोमर्स मिरर इमेज नहीं होते हैं। अब हम क्या करेंगे, तीनों चीज़ को पहचानेंगे, इनैंशियोमर्स को भी और डायस्टीरियोमर्स को भी और मीजो कंपाउंड में को भी, एक पर्टिकुलर कंपाउंड में। सबसे पहला एग्जांपल है COOH, COOH, OH, OH, HH, COOH। ये एक एग्जांपल हमने लिया है। हम क्या करेंगे, हमने ये बनाया, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, COH, COH सेम होगा टॉप एंड बॉटम। यहाँ पे एक चीज़ हमने डिफरेंट कर दी है, ये OH, H सेम रहेगा, यहाँ पे हमने OH कर दिया है और यहाँ पे H कर दिया है। यहाँ पे हम पहले 4 मॉलिक्यूल बना रहे हैं और हमें उसमें बताना होगा कि कौन से पेयर ऑफ मॉलिक्यूल इनैंशियोमर्स के पेयर है, डायस्टीरियोमर्स के और मीजो कंपाउंड के पेयर्स है। अब हम तीसरा क्या बनाएंगे, ये सेम ही मॉलिक्यूल है, बस रोटेशन अलग अलग करके हमने डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कर रखा है। मतलब अब हमने क्या किया है, OH, H सेम है, यहाँ पे हम ये वाला ऊपर वाला रोटेट कर देंगे, दैट इज OH, H। और चौथा क्या होगा, चौथे में हम कुछ इस तरीके से बनाते सकते हैं, HH, OH, OH, COOH, COOH। तो ये हमें 4 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, इनको हमें पेयर में बताना है कि कौन सा पेयर क्या है, मीजो कंपाउंड है, डायस्टीरियोमर्स है कि इनैंशियोमर्स। तो अब अगर हम पहले इसको देखें तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये वाला कंपाउंड कैसा होगा। तो अब अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल इनैंशियोमर्स होगा, डायस्टीरियोमर्स होगा या फिर क्या होगा, मीजो कंपाउंड होगा। तो ये चीज़ करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे नॉन सुपर इम्पोजिबल वाली बात मैंने बता दिया। यहाँ पे मीजो कंपाउंड के लिए मैं एक बात बता दे रही हूँ कि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होना चाहिए विथ ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होने का मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। तो मीजो कंपाउंड डायस्टीरियोमर्स और इनैंशियोमर्स से इस रिस्पेक्ट में डिफरेंट है कि इसके पास क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। तो ये ही सबसे पहले अगर हमें दिख जाए मॉलिक्यूल में तो हम बता देंगे कि वो क्या हो जाएगा, मीजो कंपाउंड। तो अब हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे कायरल कार्बन तो प्रेजेंट है, मैंने एस्ट्रिक मार्क से बता दिया, ये कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, ठीक है। वो तो तीनों में ही कायरल मॉलिक्यूल, कायरल एटम या कायरल कार्बन प्रेजेंट होना एक क्राइटेरिया था। लेकिन सेकेंड अगर देखें, पहले हम मॉलिक्यूल को पहचानते हैं, हमें इन पे पहले नहीं जाना है। तो अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल को सिमेट्रिकल लग रहा है, मतलब जैसा ऊपर का हाफ है वैसा ही नीचे का हाफ है। तो इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो बिकॉज इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और ऊपर का जो कन्फिग्रेशन है डिट्टो वैसा ही कन्फिग्रेशन नीचे है, तो इसीलिए ये कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, मीजो कंपाउंड। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, मीजो कंपाउंड, ये हमने बता दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, CIP रूल RS कन्फिग्रेशन लगा के अब नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम ऐसे चलेंगे, फर्स्ट नंबर इसको, अब आई थिंक मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट नंबर इसको देंगे, सेकेंड नंबर हम इस कार्बन और इस कार्बन में, सेकेंड नंबर के लिए हमें ये कार्बन ऑप्शन है। यहाँ पे इस कार्बन के पास एक कार्बन है, सेकेंड दूसरे बाकी 2 एटम्स 2 ऑक्सीजन है। लेकिन इस कार्बन पे अगर जाए तो ये कार्बन, इस कार्बन के पास एक कार्बन है, ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन और OH है। तो इसका मतलब ये एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा इसका, तो 1 2 और ये क्या हो जाएगा 3। तो अब अगर हम मूव करें तो कैसे मूव कर रहे हैं, 1 2 3, तो हम कैसे मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज किसका था, R का था एग्जाम्पल। क्लॉकवाइज क्या होता है, R। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा R, लेकिन R होगा नहीं बिकॉज लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो यहाँ पे R ना हो कि ये क्या हो गया S। तो इसका मतलब ये अपर हाफ का कन्फिग्रेशन क्या है, S। अब अगर हम नीचे आए तो अब अगर हम नीचे के लिए बनाते हैं तो नीचे के लिए क्या बनेगा, 1 सेकेंड किसको मिलेगा, इस वाले कार्बन को, क्योंकि सेम वही चीज़, इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। तो सेकेंड
जब हम जिसके लिए दिखा रहे हैं हम उनके नंबरिंग रखेंगे, बाकी के हटा देते हैं, सेकंड और थर्ड। तो इसका मतलब इसमें हम कैसे मूव कर रहे हैं, 1 2 3 1 2 3। इसका मतलब हमें कैसे मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस होना चाहिए लेकिन होगा नहीं, तो ये आर हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका अपर हाफ एस आया है, लोअर हाफ क्या आया, आर आया है। अब हम फिर से इसमें चलते हैं, 2 कायरल कार्बन है। अब नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो नंबरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट नंबर, फिर क्या होगा, किसको सेकंड नंबर हम देंगे, ये कार्बन, तो सेकंड नंबर इसको, थर्ड नंबर इसको। तो कैसे मूव कर रहे हैं, 1 2 3, तो 1 2 3 ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो क्लॉकवाइज होगा, तो क्लॉकवाइज क्या होता है, आर, लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे, तो आर ना होके क्या हो जाएगा, एस। तो ये इसका क्या आ गया, एस। ठीक है, अब नीचे के लिए फिर से जाते हैं। तो नीचे के लिए हम क्या देखेंगे कि फर्स्ट नंबर इसको, सेकंड नंबर इसको, थर्ड नंबर इसको, तो 1 2 3 इस तरीके से मूव कर रहे हैं। ये मूवमेंट कैसा हो गया, ये कैसे मूव कर रहे हैं हम, क्लॉकवाइज। मतलब क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज क्या होता है, आर, लेकिन आर नहीं होगा, क्या होगा, एस। तो ये भी क्या हो गया, एस। तो इसका लोअर हाफ क्या आ गया, एस। ठीक है, अलग अलग पहले निकाल लो पहचानने के लिए, क्योंकि हमें ये चीज़ पता चल जाएगी ना, मिरर इमेज वाला कंसेप्ट, तो तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। तो बस अब तीसरे वाले में आओ, सेम चीज़, 1 2 3 मूव करो, 1 2 3 ऐसे मूव कर रहे हैं। मतलब ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज किसका था, एस, लेकिन एस ना आके क्या आएगा, आर। क्यों आएगा बता दिया है। अब हम फिर इसमें चलते हैं, नीचे वाले में। नीचे वाले में जब हम आएंगे तो 1, सेकंड किसका आएगा, 2, इसका आएगा थर्ड, तो 1 2 3 ये ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे। ये कैसा मूवमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसे मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो एस आएगा, लेकिन एस ना आके क्या आएगा, आर। तो यहाँ पे क्या आया, आर। मतलब अपर हाफ का कॉन्फ़िगरेशन आर, नीचे का भी क्या आ रहा है, आर। अब हम फोर्थ में आते हैं। तो फोर्थ में भी सेम चीज़, 1, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 3, तो 1 2 3 ऐसे मूव कर रहे हैं। तो ये कैसा मूवमेंट हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज एस नहीं आएगा, आर आएगा। फिर इसमें आते हैं, तो अगर हम इसमें आएंगे तो 1 2 3 फोर्थ को क्रॉस करते हुए जाएंगे, तो ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या था, आर। क्लॉकवाइज किसका एग्जांपल, क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन होता है तो क्या आता है, आर, लेकिन आर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एस। यहाँ पे आर नहीं आएगा, एस आएगा। तो हमें दिख गया है कि अब इन एटम्स, इन मॉलिक्यूल्स का कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से है। तो अगर हम देखें तो इसका क्या था, इसका क्या था, एस आर, इसका क्या है, एस एस। तो अगर देखें तो एस का मिरर इमेज एस नहीं होता है, एस का मिरर इमेज आर होता है। और अगर कोई एक भी इस तरीके के एग्जाम्पल में अगर हम पहले दूसरे को कंपेयर करें तो हमें दिख रहा है कि इसका एस का मिरर इमेज एस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आर का मिरर इमेज एस बन गया है। लेकिन फिर भी अगर कोई एक भी डिफरेंट है तो हम इसे क्या बोलेंगे, दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट और सेकंड, या ए और बी कह लो, कुछ भी कह लो, फर्स्ट एंड सेकंड क्या होंगे, नॉट मिरर इमेज। तो नॉट मिरर इमेज का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट एंड सेकंड आर डाइस्टीरियोमर्स। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट एंड, ये कहाँ लिखे कि फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, दे आर डाइस्टीरियोमर्स। अब हम देखेंगे किसमें, थर्ड एंड फोर्थ में अगर देखें तो आर का मिरर इमेज आर आ रहा है, आर का मिरर इमेज एस आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, थर्ड एंड फोर्थ भी क्या हो गए हमारे, डायस्टीरियो। तो थर्ड एंड फोर्थ भी क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड भी है, और थर्ड एंड फोर्थ भी हमारे क्या है, डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि, और किसी को कंपेयर कर लेते हैं हम। तो कंपैरिजन में अगर हम ले किसको, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, कौन सा, सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड में देखें तो आर का मिरर इमेज यहाँ एस आ रहा है,
और यहाँ पे आर का मिरर इमेज क्या आ रहा है, ऐसा आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो आप चेक कर लेना। तो यहाँ पे ये बिकॉज मिरर इमेज है तो हम क्या बोलेंगे, सेकेंड और थर्ड क्या हो गए, एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हो जाएंगे। तो सेकेंड और थर्ड क्या हो गए, सेकेंड एंड थर्ड आर इनैंशियोमर्स, पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स, ये हो गया। अब और किसी को कंपेयर करना है तो ये वाले कंपेयर कर लो, फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ में देखें तो एस है, एस का मिरर इमेज आर होता है, ठीक है। आर है, आर का मिरर इमेज क्या होता है, एस होता है। इसका मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ भी हमारा क्या है, पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स। तो सेकेंड एंड थर्ड के साथ क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट एंड फोर्थ भी हमारा क्या हो गया, इनैंशियोमर्स। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ आया है कि इसमें जो फर्स्ट वाला था, जो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, वो क्या था हमारा, मीजो कंपाउंड। मतलब फर्स्ट वाला क्या था, मीजो कंपाउंड। बाकी और सब पेयर देख के हमने बता दिया कि फर्स्ट एंड सेकंड क्या था, डायस्टीरियोमर्स, और थर्ड एंड फोर्थ भी डायस्टीरियोमर था, और बाकी जो मैंने लिखा है वो क्या था, इनैंशियोमर। तो और भी एग्जांपल्स आप कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि फर्स्ट एंड थर्ड को देख लो, सेकंड एंड फोर्थ को कंपेयर कर लो। अगर आपको ये डेफिनेशंस अच्छे से क्लियर हैं तो ये समझ आ जाएगा कि कौन डायस्टीरियोमर्स के पेयर है, कौन इनैंशियोमर्स के पेयर है, और कौन मीजो कंपाउंड है। अच्छा, मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है, लिखा होता है ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। रीजन ये है कि जो हमें दिख रहा है कि अपर हाफ क्या है, एस, और लोअर हाफ क्या है, आर। इसका मतलब ये है कि अगर ऊपर का पार्ट अगर प्लेन पोलराइज लाइट को प्लस में रोटेट करेगा तो नीचे वाला उसे क्या करेगा, माइनस में रोटेट करेगा, जिसके वजह से उसका ऑप्टिकल रोटेशन क्या आ जाता है, जीरो, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आ जाएगा। इसीलिए ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ इनैंशियोमर्स विथ डायस्टीरियोमर्स एंड मीजो कंपाउंड। अब हम अगर एक और एग्जांपल देखें, जैसे कि ये बना दिया मैंने CH3 ClH ClH CH3, और अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊं तो इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, अपर पार्ट लोअर पार्ट सेम CH3, ये रोटेट हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, ये H और ये H। तो अब हमें बताना है कि ये दोनों पेयर किसका एग्जाम्पल है, आर दे अ पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, या फिर मीजो कंपाउंड। तो हमें तीनों के डेफिनेशंस पता है। अगर हम इसे देखें तो हमें दिख रहा है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और मैंने बताया कि सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री किस में प्रेजेंट होगा, अभी के लिए फ़िलहाल हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ मीजो कंपाउंड। तो ये क्या हो गया हमारा, और इसमें 2 कायरल कार्बन भी प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 कायरल कार्बन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है विथ ऑपोजिट कन्फिग्रेशन। और अगर इसका मिरर इमेज मैंने बनाया तो यहाँ मिरर इमेज में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो ये दोनों क्या है, दे आर अ पेयर ऑफ मीजो कंपाउंड। मतलब ये दोनों क्या है, हमारे मीजो कंपाउंड है। और मीजो कंपाउंड क्या बताया था, दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और 2 मीजो कंपाउंड को हम एक साथ क्या बोलते हैं, होमोमर। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, होमोमर्स। मीजो मीजो एक साथ क्या कहलाते हैं, होमोमर्स। तो ये था हमारा फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ इनैंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स एंड मीजो कंपाउंड। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।